हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया इकोनॉमी एनसीईआरटीज की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर लेकर के जुड़ चुका हूं। जो लोग पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, सबसे पहले स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम संबंधित बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो लोग पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमी। अर्थशास्त्र में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनकी डिस्कशन चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं कि कैसे एनसीईआरटी में से सवाल हमको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां पे ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस तरीके की इकोनॉमिक्स की बुक जो है वो 11th क्लास में आपने देखी होगी, इसे हमें पढ़ना रहता है। यहाँ पर इस पूरी की पूरी बुक को चैप्टर वाइज हम समझ रहे हैं और जानेंगे कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर में आती हैं। सर, इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। एक्चुअली 11th ऑनवर्ड्स जो हमारी एनसीईआरटी है सर, वो काफी ज्यादा वास्ट हो जाती है। टाइम लगेगा एक एक चीज को समझने में, एक एक चीज को पढ़ने में। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद हुआ उससे पूर्व संध्या भारत की स्थिति कैसी थी, भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, हम ऑलरेडी इन डिटेल इसकी डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। हाँ, ये कंक्लूडिंग लेक्चर रहने वाला है फॉर दिस चैप्टर 1। आज हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो आप एक चीज तो समझ चुके होंगे सर, एक टर्म यहां पर इस्तेमाल की गई, क्रिपल्ड इकोनॉमी। ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, जिस तरीके से ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर रहा, वो एक सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को खराब किया। ओवरऑल उद्देश्य यह था कि इस अर्थव्यवस्था को बुरे तरीके से डैमेज कर दिया जाए, ताकि ये लोग जो हैं वो वापस अपने उन ग्लोरियस दिनों को जो है वो ना प्राप्त कर सके। सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी पे शासन करना चाहते हैं, ये रूल है सर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जिसे कहते हैं। एक समृद्ध व्यक्ति है और एक कमजोर गरीब व्यक्ति है। आप दोनों में से किस रूल करना चाहेंगे तो किस पे इजीली रूल कर सकते हैं सर? जो समृद्ध है, जो वेल टू डू है, जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिसके पास पैसा है, उसके ऊपर रूल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दी वन जो गरीब है, जिसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है। भारत वो देश था जिसके पास संसाधनों की भरमार थी सर, सोने की चिड़िया था, हमारे पास बहुत सारी वेल्थ थी। ब्रिटिशर्स ने 2 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो चलाया। वो क्या था सर? हमारे पास बहुत ज्यादा वेल्थ मौजूद थी, और ये वेल्थ आ कहां से रही थी? ये आ रही थी हमारे हैंडीक्राफ्ट से, हमारी छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री से, और कुछ हिस्सा था एग्रीकल्चर का। सर, इन 2 सोर्सेज से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन था कि हम अपनी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर रहे थे। अब सेम एग्जाम्पल सर, अगर भारत समृद्ध देश ही रहता, भारत वेल टू डू रहता, भारत के पास संसाधनों की भरमार रहती, तो ब्रिटिशर्स हम पे रूल करने में असमर्थ हो जाते। उन्होंने सबसे पहले ये प्लान जो है वो करा कि पहले तो भारत की इकोनॉमी को, भारत की जो समृद्धि है उसे खत्म करते हैं। क्योंकि एक बार जब आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी देश को अगर आपने डैमेज कर दिया, उसके बाद वो कमजोर देश जो है वो इजीली आप उस पे राज कर पाएंगे, उस पे शासन कर पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने यही किया सर। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लाई कि हमारी कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गई, हमारे एग्रीकल्चर को उन्होंने खराब कर दिया, और उसके बाद जो हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ थी उससे एक ड्रेन बना दी, जिसे कहा जाता है क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ। सर, कॉलोनियल रूल के समय में इनको भारत में ऐशो आराम की जिंदगी जीनी थी। अंग्रेज अधिकारियों को हिल स्टेशंस पे रहना था। इन्होंने डलहौजी, शिमला जैसे हिल स्टेशंस बनाए। इनको अलग अलग हिस्सों में वॉर करनी थी, युद्ध लड़ना था, ताकि अपना इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन जो है, कॉलोनियल एक्सपेंशन जो है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। सर, जब ये लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना था, जब इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करने थे, आर्मी रखनी थी, उन सभी के लिए खर्चा कहां से हो रहा था? भारत के इस वेल्थ से। जब युद्ध लड़ना था, उसके लिए खर्चा कहां से हो रहा था सर? भारत की इस वेल्थ से। यानी कि हमारी नई इनकम के सोर्सेज प्लग कर दिए गए, हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन्हें ड्रेन आउट कर दिया गया। अब हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, जिसे एनसीईआरटी ने नाम दिया है क्या? जो मैंने अभी आपको बताया, क्रिपल्ड इकोनॉमी। बेसहारा इकोनॉमी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार ने वो इकोनॉमी जो है वो ऐसी बना दी थी। जब देश आजाद हुआ, हमें विरासत में एक क्रिपल्ड इकोनॉमी मिली थी।
सर ब्रिटिश शासनकाल की हमने बात करी, किस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज को वो लोग लेकर के आए जिससे देश जो है वो बर्बाद होता चला गया। हमारा एग्रीकल्चर खत्म हुआ, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हुई, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी चीजें भी हुई। हमने लास्ट कल बात करी थी, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि सर रेलवे जैसी चीजों को जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। हमारी लास्ट डिस्कशन जो है वो रेलवे तक थी कि रेलवे, ये तस्वीर आपको मैंने दिखाई थी, पहली बार भारत के अंदर भारत के लोग जो है वो रेल को देख रहे थे, ऐसा भी कुछ होता है ये हमें समझ आया था। ये कौन लेकर के आए सर? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। आपको क्या लगता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दिया था, हमें क्या लगता है कि वो हमारे लिए थी कि हम कल को घूमने जाएंगे, हम यहां पर वंदे भारत चलाएंगे? सर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो इस तरीके का रेलवे बनाया जा रहा था उसका क्लियर कट रीजन था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दो तरीके से इस्तेमाल किया, एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और बायर ऑफ देयर फिनिश्ड गुड्स। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड बायर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हमने कंसेप्ट समझा था। सर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, वहां पर इंडस्ट्रीज मास प्रोडक्शन कर रही थी। मास प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा स्तर पर उत्पादन करने के लिए हमको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था। वो रॉ मटेरियल उन्होंने भारत से लेना शुरू किया। भारत की इंडस्ट्रीज को सबसे पहले उन्होंने बंद किया, क्योंकि अगर भारत की इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी तो इस रॉ मटेरियल का कुछ हिस्सा वो इंडस्ट्रीज भी कंज्यूम करेंगी। वो ये नहीं चाहते थे, तो ये कंजम्पशन उन्होंने बंद करनी थी। उन्होंने इस रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया, बड़े मात्रा में रॉ मटेरियल ब्रिटेन पहुंचा, वहां पर फिनिश्ड गुड्स में बदला। अब ब्रिटेन कहने लगा कि सर ये फिनिश्ड गुड्स तो बन गए, अब इसका करें क्या, मार्केट कहां पर है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासकों ने कहा डोंट वरी, मार्केट इंडिया में है। हमारे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट आकर के वापस हमको बेचना शुरू कर दिया। हमारी लोकल इंडस्ट्री, अभी तक हम प्रोडक्ट ले रहे थे अपनी लोकल इंडस्ट्री से, लेकिन उस लोकल इंडस्ट्री को इन्होंने इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था कि सर अगर भारत में कपड़ा बनता है तो उस पर टैक्स लगा दिए गए। 5 रुपए का कपड़ा टैक्स के बाद 15 रुपए का बिक रहा था, और उसके कंपैरिजन में आकर के यहां पर हमारा भारत का बना हुआ कपड़ा बिक रहा था, उसके साथ की दुकान पे इन्होंने ब्रिटिश मशीनरी या इंडस्ट्रियल मशीनरी से बने हुए कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। उसकी, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन थी, मशीनों द्वारा उसकी प्रोडक्शन हो रही थी, इस वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम थी। तो जहां पर भारत में बना हुआ कपड़ा या भारत में बना हुआ कुर्ता 15 रुपए का बिक रहा था, उस समय हो सकता है जो मशीन मेड गुड था वो सिर्फ 5 रुपए में बिक रहा हो। अब ऑलरेडी लोग जो है वो इकोनॉमिक ड्रॉबैक से गुजर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसीज लेकर के आ चुके थे। अब अगर एक गरीब आदमी के पास, जिसको पैसे की तंगी है, उसके पास ऑप्शन हो कि वो 15 रुपए का कपड़ा खरीदेगा या 5 रुपए का, सर वो 5 रुपए पे ही जाएगा। अल्टीमेटली जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो गई और उन्होंने अपना कामकाज बंद कर दिया। तो इनडायरेक्टली इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को टारगेट करा। अब यहां पर क्या है, ब्रिटिशर्स आर लाइक कि सर हमने थोड़ी कहा आपसे कि आप इंडस्ट्री बंद कर दो, आप चलाते रहते, हमने नहीं कहा, आपने अपनी मर्जी से अपनी इंडस्ट्री बंद करी है। लेकिन हम सभी जानते हैं रीजन क्या था इंडस्ट्री बंद करने का। सर रीजन इंडस्ट्री बंद करने का बहुत क्लियर कट था, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे टैक्स और टैरिफ लगा करके। अब यहां पर रेलवे क्या रोल था? सर रॉ मटेरियल, अभी तक रॉ मटेरियल लेकर के कहां जाना था? ब्रिटेन जाना था। फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से लाकर के भारत लाना था, लेकिन कैसे आता था? समुद्र मार्ग से आता था। सर समुद्र मार्ग से आकर के आप गुजरात के तट पर पहुंच सकते थे, आप महाराष्ट्र के तट पर पहुंच सकते थे, आप साउथ इंडिया में जा सकते थे, आप बंगाल जा सकते थे। क्या समुद्र मार्ग से आप पंजाब जा सकते थे? क्या समुद्र मार्ग में आप दिल्ली तक पहुंच सकते थे? इस वजह से वो एरियाज भी तो रॉ मटेरियल होल्ड करते थे, वहां से रॉ मटेरियल भी तो लाना था, वहां पर भी तो लोग रह रहे थे, उनको भी तो फिनिश प्रोडक्ट बेचना था। इस वजह से सरकार ने, ब्रिटिश शासन ने यहां पर रेलवे की शुरुआत करी, क्योंकि बंदरगाहों से, कोस्टल एरिया से इस ट्रेन में भर करके फिनिश प्रोडक्ट देश के इंटीरियर्स में ले जाया जाता था, वहां से रॉ मटेरियल इस ट्रेन में भर करके वापस लाया जाता था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रेलवे उन्होंने बनाया, उन्होंने टेलीग्राफ सर्विसेज जो है वो शुरू करी, लेकिन उसमें उनके अपने बेनिफिट्स थे, हमारे लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो गई। इस दौरान सर ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, लेकिन क्या बोल करके खत्म किया कि यार ये हैंडमेड प्रोडक्ट है। इस अनडाउटेडली सर हैंडमेड प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, उसमें ज्यादा एफर्ट जाता है और प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होती है। एक कपड़ा जो हाथ से बन रहा है वो हो सकता है दिन में 2 या 3 कपड़ा
की क्वांटिटी बन सके। वही सेम कपड़ा अगर मशीन में बनता है तो वो दिन का 200-300 या 2000 भी बन सकता है। तो अब एक दिन में जब 2000 कपड़ा बनेगा या एक दिन में जब 2 कपड़े बनेंगे तो अनडाउटेडली इकोनॉमी का डिमांड सप्लाई कंसेप्ट, जितना ज्यादा सप्लाई होगी प्राइस उतना कम होगा। उन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को धीरे धीरे आउटथ्रो कर दिया ये कह करके कि सर इसकी कॉस्ट ज्यादा है, ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक है सर, हम मानते हैं कि आप ये चाहते थे कि दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर देख रही थी तो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है वो सस्टेन नहीं कर रही थी। आपने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को खत्म करा कि आपने कोई एफर्ट करा कि वो मॉडर्न इंडस्ट्री भारत में शुरू हो पाए? सर सवाल यह था कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री अगर ब्रिटेन में इसको रिप्लेस कर दिया गया था मशीनरी के साथ में, मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ में, तो आप भारत में भी वैसा करते। लेकिन सर उन्हें क्या जरूरत थी? अगर वो भारत को इंडस्ट्रीज दे देते, भारत को मॉडर्न इंडस्ट्री दे देते तो अगेन सर भारत रॉ मटेरियल कंज्यूम करना शुरू कर देता, भारत फिनिश प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता। तो उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ में कोई भी रोल नहीं प्ले किया। यहां पर कुछ भारतीय कंपनीज या भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जिन्होंने मॉडर्न ग्रोथ के साथ में ये चीज देखी कि मॉडर्न इंडस्ट्री की जरूरत है, जिसका क्लासिक एग्जांपल है सर टाटा ग्रुप। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 अगस्त 1907 को जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है, टाटा नगर में जमशेदपुर में टाटा ग्रुप ने, टाटा समूह ने सबसे पहली बार टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगाई, जो उस समय की मॉडर्न इंडस्ट्री थी। सर हमको इस प्रकार की कैपिटल इंडस्ट्रीज की जरूरत थी जहां पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके। हमको कोई भी काम अगर करना था सर तो हमें आयरन स्टील की जरूरत थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत से भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने आना शुरू किया। लेकिन याद रखिएगा इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी रोल नहीं था, ये इंडियन बिजनेसमैन द्वारा स्टार्ट की गई थी। दीज इंडस्ट्रीज वर द रिजल्ट ऑफ प्राइवेट एंडेवर। ये उद्योग निजी प्रयासों का परिणाम थे। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी लिमिटेड। सरकार का क्या रोल था? वो बहुत ही लिमिटेड, छोटा सा रोल उन्होंने प्ले किया था। क्या था? द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सच एज रेलवेज, पावर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर कन्फाइंड टू एरियाज which would enlarge the size for British products in India। मॉडर्न इंडस्ट्री प्राइवेट एंडेवर था, निजी कंपनियां, टाटा जैसी कंपनियां पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगा रही थी। ब्रिटिशर्स का रोल बहुत लिमिटेड था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे रेलवे दे दिया, हमको पावर दे दिया, पोस्ट दे दिया, टेलीग्राफ दे दिया। लेकिन सर अगर हम इसको क्लोजली देखें तो ये सिर्फ उन इलाकों में दिया गया था जिनके पास पोटेंशियल था कि वो ब्रिटिश गुड्स को परचेज कर सके, यानी कि ब्रिटिश गुड्स की मार्केट जहां पर एक्सपेंड हो सकती थी वहां तक ट्रेन चलाई गई सर, बॉम्बे टू थाने। क्यों? मुंबई के पोर्ट पर फिनिश प्रोडक्ट आएगा, उसको इंटीरियर थाने तक ले जाया जाएगा। इस तरीके से सिर्फ उन्हीं एरियाज को डेवलप किया गया जहां पर मार्केट पोटेंशियल था, जहां इनके प्रोडक्ट्स जो है, इनके गुड्स जो है वो बिक सकते थे। नो प्रायोरिटी वाज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। सर बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? जिन्हें कैपिटल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जहां पे कैपिटल गुड्स बनते हैं। आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरीके की चीजें जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड थी। क्योंकि अगर हमको कोई भी उद्योग लगाना है, किसी को कोई बिल्डिंग कुछ भी बनाना है, तो सर हमको ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, आयरन, स्टील, सीमेंट जैसी चीजों की। तो सबसे पहले तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज लगानी थी, इनका कोई रोल नहीं था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज ओनली बेसिक इंडस्ट्री इन इंडिया। बेसिक जो मूलभूत चीजों को प्रोवाइड करती थी, आयरन, स्टील आदि को, तो टाटा जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो पहली ऐसी कंपनी थी। स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडिया हैज बीन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल से ही सर, सिंधु घाटी की सभ्यता से जाकर के देख लीजिए, भारत से सामान जो है वो दूसरे देशों में भेजा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल पोर्ट था, हमारे यहां से प्रोडक्ट विदेशों में जाते थे। तो प्राचीन काल से ही इंडिया जो है वो फॉरेन ट्रेड में एक इंपॉर्टेंट नेशन रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लाई, हमारी प्रोडक्शन को कम किया, हमारे ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगा दिए, और कॉलोनियल गवर्नमेंट के इन मेजर्स के कारण बुरे तरीके से हमारा स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड जो है वो प्रभावित हुआ। सर हम एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन इन्होंने तो हमें प्रोडक्शन भी नहीं करने दी। इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लगा दी, इतने इतने टैरिफ लगा दिए कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं रहा। अल्टीमेटली इनडायरेक्ट इन पॉलिसीज की वजह से भारत का ट्रेड जो है, ग्लोब फॉरेन ट्रेड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली
कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। सर इन्होंने अब हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कि अगर बाहर से सामान आएगा तो वो सिर्फ ब्रिटेन से आएगा, अगर भारत से कोई चीज रॉ मटेरियल के रूप में भी विदेश जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में जाएगी। ये मोनोपोली ये लोग बना चुके थे। ड्यू टू दिस मोर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। सबसे ज्यादा ट्रेड अगर हमारा किसी के साथ हो रहा था वो ब्रिटेन के साथ हो रहा था, क्योंकि वही लोग तो रूल कर रहे थे। उसके बाद अगर कुछ बच जाता था, ब्रिटेन के बाद कुछ बच जाता था, तो कुछ चाइना को सेलोन से श्रीलंका कहा जाता है, या पर्शिया ईरान के साथ किया जाता था। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। सुएज कैनाल लास्ट ईयर भी न्यूज के अंदर थी, क्योंकि वहां पर एक कंटेनर स्टक हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ग्लोबल ट्रेड के अंदर सुएज कैनाल का। क्यों है वो समझते हैं। सर अगर यहां पर ब्रिटेन है, नॉर्मली इस रास्ते से भारत आना पड़ता था, यहां पर सुएज कैनाल ओपन हुई, अब ये रास्ता जो है वो कट शॉर्ट हो चुका था, वो इस तरीके से। तो ब्रिटिश गुड्स यहां कैसे आ रहे थे, यहां से रॉ मटेरियल कैसे जा रहा था, समुद्र मार्ग में। अब हमारे पास एक ऑल्टरनेट सी रूट था जो काफी कम डिस्टेंस जहां हमें ट्रेवल करना पड़ता था एज कंपेयर टू दिस ट्रेडिशनल रूट। सर सामने नजर आ रहा है, इस रूट और इस रूट में जमीन आसमान का फर्क है। 1869 में जैसे ही सुएज कैनाल ओपन हुई, उसी के साथ में क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स के पास एक नई अपॉर्चुनिटी थी। अब सामान जल्दी से भारत भी आ सकता था और रॉ मटेरियल भारत से जल्दी से ब्रिटेन भी पहुंच सकता था। तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लिया, इन्होंने और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया ये एक्सप्लॉयटेशन प्रोसेस। अब इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ गया था, लेकिन वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड किसके साथ कर रहे थे सर, सुएज कैनाल से होकर के हम कहां जा रहे थे, हम ब्रिटेन जा रहे थे। और ब्रिटेन में चाहे हम एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, इंडिया वाज एट लॉसेस। तो सुएज कैनाल जो है वो एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया गया, जो कि इस्थमस ऑफ सुएज में नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में मौजूद है। ये तो आप इसके बारे में जानते होंगे सर। ये हिस्सा जो है ये सुएज कैनाल है, ये एक ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है जिससे यूरोपियन नेशंस और भारत जैसे ये जो एशियन रीजन है, यहां पर ट्रेड जो है वो और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है जी। स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो सर ओवरऑल हम पढ़ रहे थे, हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन कर चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन उसके लिए उनके अपने मोटिव थे जिस वजह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करा था। रेलवे वगैरह की बात अगर हम करें, उन्होंने फॉरेन ट्रेड को हमारे प्रभावित कर दिया था, हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो खराब हो चुका था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था सर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बैकवर्ड था। व्यवसायिक संरचना कैसी होगी, लोगों के पास क्या काम होगा सर, लोगों को मजबूर किया जा रहा था लिमिटेड और जॉब एवेन्यूज के लिए। एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा शेयर रखता था वर्कफोर्स का, वहां पर 70 to 75% ऑफ वर्कफोर्स इन्वॉल्व थी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 10% और 15 से 20% लोग जो है इन्वॉल्व थे, यानी कि टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन का 70 से 75% एग्रीकल्चर में थे, 10% जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग में थे और 15 से 20% सर्विस सेक्टर में थे। हमने अभी समझा एग्रीकल्चर डिक्लाइन पर था, मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन पर थी, लिमिटेड सर्विस सेक्टर, वो भी किस एरिया में सर, सर्विसेज टू द कॉलोनियल मास्टर्स। यानी कि ओवरऑल हमारी जो वर्कफोर्स थी वो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम कर रही थी। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था सर, यहां एक छोटी सी पॉजिटिव चीज थी कि इन्होंने रेलवे बनाया, पोर्ट्स बनाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, टेलीग्राफ आदि दिया, लेकिन अगेन सर रीजन सेम थे। रोड कंस्ट्रक्शन इसलिए किया गया था, एक तो वो इट वॉज नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश समय में सड़क बनाई गई थी वो आज भी चल रही है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीच रूरल एरियाज ड्यूरिंग रेनी सीजन। कच्चे रोड बनाए गए थे और बरसात के समय में इन एरियाज को एक्सेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। रोड्स बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि रॉ मटेरियल पहुंचाया जा सके, या फिर जब जरूरत पड़े तो ब्रिटिश आर्मी जो है वो इंटीरियर्स में जा सके। यही सेम चीज रेलवेज के साथ भी थी। रेलवे भी इसलिए बनाए गए थे कि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके या फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचा जा सके। ये कुछ अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। कॉलोनियल रूलर्स टुक द मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। उन्होंने साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा दिया। वाटर ट्रांसपोर्ट अगेन फॉर द सेम रीजन, सर जहां जहां पॉसिबल है, जहां रोड से पहुंचा जाता है वहां रोड बना दो ताकि वहां की मार्केट में जाके सामान बेचे। जहां ट्रेन से जा सकते हैं वहां ट्रेन बना दो ताकि वहां की मार्केट में सामान भेजा जाए। जहां वाटर ट्रांसपोर्ट से जा सकते थे वहां वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप कीजिए ताकि वहां की मार्केट को एक्सेस किया जाए।
रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब रेलवे बना तो उसने भारत की इकोनॉमी पे कुछ बदलाव जो है वो किए। इट एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर बाय ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। ये एक चीज रेलवे से अच्छी हुई सर। अभी तक कंसेप्ट क्या था कि मैं अपने गांव के आसपास या गांव के पास जो सबसे नजदीक वाला थोड़ा अर्बन एरिया है, थोड़ा शहर जैसा है, मैं वहां जाकर के काम कर सकता था। क्यों? क्योंकि मेरा कल्चर वही था सर, मेरी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस वहां तक थी। रेलवे के आने के बाद ये माइंडसेट बदला कि नहीं सर, मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन सिर्फ मेरे गांव के पास वाले शहर तक सीमित नहीं है, मैं दूसरे राज्य में जाकर के दूसरी जगह पे जाकर के काम कर सकता था। मेरे और उनके कल्चर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कल्चर यूनिफिकेशन में रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। जब ट्रेन की जर्नी होती है, आप देखते हैं, आप ड्यूरिंग द जर्नी अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के अलग अलग वॉक्स के लोगों से मिलते हैं। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो जो कल्चरल बैरियर थे कि सर मैं पंजाबी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं बंगाली हूं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। It fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. Again, सर जब जैसे जैसे रेलवे चलती गई वैसे वैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी कमर्शियलाइज तो वो ऑलरेडी कर ही रहे थे, और ज्यादा कमर्शियलाइज करना शुरू किया गया, और इससे विलेज इकोनॉमीज जो है वो और ज्यादा खराब होती गई। वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट डेवलप किया। कॉलोनियल रूलर्स टुक द मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर एट दैट टाइम ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्ट कनाल ऑफ ओडिशा कोस्ट। ओडिशा के कोस्ट में, कोस्ट कनाल में इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत हुई, लेकिन वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो पाया। इसके अलावा टाटा ने ही सबसे पहली एयरलाइंस जो है वो शुरू करी थी। तो ये कुछ छोटे छोटे बदलाव यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए थे। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ 1837 में। फर्स्ट टेलीग्राफी लाइन वाज ओपनड इन 1857 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व्ड द पर्पस फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। टेलीग्राफ सिस्टम शुरू किया गया मैसेज भेजने के लिए, लेकिन सर ये भारत के लोगों के लिए नहीं था, ये इनके लिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कोई सरकारी मैसेज भेजना है, उसके लिए सिस्टम, पोस्टल सिस्टम को यूज किया जाने लगा। सर ओवरऑल अगर हम बात करें नटशेल में इस पूरे के पूरे लेक्चर को और पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करें, तो हालात जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था के वो काफी ज्यादा खराब थे। जब डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात करें सर, शिक्षा का तो कहीं नाम भी नहीं था। ओवरऑल लिटरेसी वाज लेस देन 60%। द फीमेल लिटरेसी वाज एट नेग्लिजिबल लेवल ऑफ 7%। ओवरऑल लोगों में साक्षरता जो है वो 16% थी और महिलाओं में सिर्फ 7% थी। टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 7%। इन शॉर्ट सर ब्रिटिशर्स ने वो सब पॉलिसीज अपनाई जो किसी भी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए काफी थी। पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की डिस्कशन यहां पे शुरू हो जाती है। हमने काफी डिटेल में जाकर के हर चीज को समझा है सर। उद्देश्य इसको इन डेप्थ में जाकर के समझने का यही था कि अब देश आजाद हो चुका था सर, ब्रिटिश पॉलिसीज इंप्लीमेंट होकर के ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका था। अब यहां से शुरुआत होनी थी स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था की। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अब कैसे आगे बढ़ाना था, कैसे मजबूत करना था, ये सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स पढ़ने वाले हैं। आई होप सर हमको 11th क्लास एनसीईआरटी का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर विस्तार से इन डेप्थ समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी को पिकअप करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर्स जो है वो पसंद आ रहे होंगे। अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा, लेक्चर्स को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो स्टडी IQ PCS चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।